तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक छोटी बनी को, और वो अपने स्कूल परफॉर्मेंस में बता रही थी कि कैसे काफी साल पहले कुछ एनिमल्स वाइल्ड हुआ करते थे और ये एनिमल्स छोटे मैमल्स का शिकार करते थे। पर वक्त गुजरते साथ साथ ये लोग आपस में साथ रहने लगे। साथ ही ये बनी बताती है कि वो बड़े होकर एक कॉप बनना चाहती है, और उसके पेरेंट्स को लगता था कि आज तक कोई बनी कॉप नहीं बना। इस छोटी बनी का नाम जूडी था और ये अपने पेरेंट्स के साथ एक कैरेट फार्मिंग किया करती थी। अब जूडी को पता चलता है कि कुछ मैमल्स को कुछ फॉक्स तंग कर रहे हैं। यहाँ पर जूडी जाती है उन फॉक्स के पास और कहती है कि इन छोटे मैमल्स को तंग मत करो। अब यहाँ पर ये फॉक्स जूडी के फेस पर एक निशान लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे कभी मुकाबला नहीं कर सकोगी। इसके बाद जूडी दिन रात मेहनत करती है, वो साथ साथ पढ़ती भी है और खुद की फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर भी करने की कोशिश करती है। इतनी सब मेहनत के बाद जूडी की सिलेक्शन कॉप्स में हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेयर जूडी को सबके सामने कॉन्ग्रेचुलेट करता है और इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेयर की एक असिस्टेंट भी है जो कि एक छोटी मैमल है, और वो जूडी को मुबारकबाद देती है और कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि हम छोटे मैमल्स भी आगे निकल रहे हैं। इसके बाद जूडी अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहती है और जूटोपिया के लिए निकल जाती है। जूटोपिया ऐसी जगह थी जहाँ पर उसके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते थे। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे सारे मैमल्स मिलकर रहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ना कोई मैमल डरता था और ना कोई मैमल को डरा सकता था, सब मिलजुल के रहते थे। अब यहाँ पर जूडी पहुँचती है और उसे अपना अपार्टमेंट मिलता है जो कि था एक छोटा सा कमरा। नेक्स्ट डे जूडी उठती है और जल्दी जल्दी तैयार होती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पर रिसेप्शन में पुलिस ऑफिसर जूडी से कहता है कि तुम तो बहुत ही क्यूट बनी हो, और साथ ये भी कहता है कि मैंने आज से पहले एक बनी कॉप नहीं देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं इस पुलिस स्टेशन के पुलिस मास्टर को, जिसका नाम था बोगो। बोगो यहाँ सब कॉप्स को बताता है कि कैसे काफी अरसे से कुछ मैमल्स की मिसिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ऐसे करते करते 14 मैमल्स गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद ये सब लोगों की टीम बनाता है और उनको एक एक मिसिंग मैमल की रिपोर्ट देता है ताकि वो उनको ढूंढना शुरू करें। जब जूडी की बारी आती है तो बोगो इसे टास्क देता है पार्किंग वायलेशंस यानी कि पार्किंग चालान के लिए, और कहता है कि अगर दिन में तुम 100 भी कर लो तो बहुत है। जूडी को थोड़ा बुरा लगता है पर वो अपने टास्क पे लग जाती है और वो शाम तक ही 200 से ज्यादा पार्किंग वायलेशन टिकट्स कर लेती है। इस काम के बाद जूडी एक आइसक्रीम शॉप के बाहर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ का ओनर छोटे मैमल्स को आइसक्रीम नहीं दे रहा। इसके बाद जूडी अंदर जाती है और उस मैमल को कहती है कि तुम बिना ग्लव्स पहने कैसे आइसक्रीम सबको दे रहे हो, और ये सुनने के बाद वो उस फॉक्स और छोटे बेबीज को दे देता है। अब जब ये फॉक्स बाहर आती है तो जूडी देखती है कि ये फॉक्स एक फ्रॉड है। ये इस आइसक्रीम बार को पिघलाकर छोटी कैंडी बार्स में चेंज कर रहा है और जिसके बाद उनको बेचकर ये ज्यादा पैसे कमा रहा है। यहाँ पर जूडी इस फॉक्स के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने लगी हूँ फ्रॉड के लिए, बट यहाँ पर ये फॉक्स उसको बुरा भला कह के भाग जाता है। हमें पता चलता है कि इस फॉक्स का नाम निक है। अब निक यहाँ पर जूडी को कहता है कि हम पहले ही चालाक थे और चालाक ही रहेंगे, और इसके बाद वो उसे आइसक्रीम बनाने का और बेचने का लाइसेंस दिखाता है। अब ऐसे ही करते करते जूडी का पहला दिन बहुत ही बुरा और थकाने वाला था। अब वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से बात करती है बट उनको कुछ ज्यादा नहीं बताती। अब ऐसे आता है सेकेंड डे जॉब का, जहाँ पर जूडी को फिर से वही टास्क दिया जाता है चालान काटने का। अब यहाँ पर जूडी अपने जॉब पे थी कि अचानक से एक मैमल आता है और जूडी से कहता है कि मेरी शॉप में चोरी हो गई है। हम यहाँ पर एक मैमल को भागते हुए देखते हैं और यहाँ पर ओनर कहता है कि जूडी तुम तो एक कॉप हो, तुम इसे पकड़ती क्यों नहीं हो। इसके बाद जूडी उस चोर के पीछे भागने लगती है और भागते भागते वो चोर जूटोपिया के उस हिस्से में जाता है जहाँ पे सबसे छोटे मैमल्स रहते थे, पर यहाँ पर भी जूडी चालाकी से उसको पकड़ लेती है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आने के बाद पता चलता है कि वो चोर ऐसी चीजें चुरा रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और यूनिक थी। अब इसके बाद बोगो जूडी को अपने पास बुलाता है और उसको कहता है कि ये तुम्हारी जॉब नहीं थी और तुम दोबारा से जाके चालान काटो। पर यहाँ पर जूडी उसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं कॉप बनना चाहती हूँ, मैं मुजरिमों को पकड़ना चाहती हूँ। अब यहाँ पर अचानक से एक छोटी सी लेडी आती है जो कि बोगो को कहती है कि इतने दिनों से मेरे हस्बैंड लापता हैं, आप लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे। अब यहाँ पर जूडी उसको कहती है कि परेशान ना हो,
मैं तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढ लूंगी। बोगो जूडी से कहता है कि ठीक है, तुमने अगर इसको ढूंढना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है और अगर तुम इसको ना ढूंढ पाई तो तुम्हें रिजाइन देना होगा। अब इसके बाद जाकर जूडी देखती है मिसिंग फाइल को, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद जूडी जाती है निक के पास, क्योंकि निक यहाँ पर सबको जानता था। वो निक से मदद मांगती है, बट निक उसे कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। यहाँ पर निक जूडी को बताता है कि मैं, तुम्हें पता है, $200 हर दिन कमाता हूँ। और यहाँ पर जूडी उसको अपनी बातों में फंसा देती है और कहती है कि ऐसे तो तुम्हें बहुत ज्यादा टैक्स भरना होगा। इसके बाद साथ ही वो अपना रिकॉर्डिंग पेन दिखाती है जो कि एक कैरेट शेप का था और कहती है कि तुम्हारी सारी बातें मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लेती हूँ। अब निक को ना चाहते हुए भी जूडी की मदद करनी पड़ती है। अब मिसिंग पर्सन का नाम एमिट था और ये जाता था एक योगा क्लब में। अब ये दोनों जाते हैं उस योगा क्लब में और वहाँ के ओनर से पूछते हैं एमिट के बारे में। वो कहता है कि मुझे एमिट के बारे में तो इतना कुछ नहीं पता, बट यहाँ पे बहुत से मैमल्स हैं जिनको एमिट का पता होगा। तो ये दोनों जाते हैं क्लब में बाकी मेंबर से बातचीत करने के लिए। यहाँ पर लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि एमिट कुछ दिनों से बहुत वाइल्ड बिहेव कर रहा था और एक दिन वो एक व्हाइट कार में बैठ के चला गया। यहाँ पर इन दोनों को वो गाड़ी का नंबर भी मिल जाता है जिसमें एमिट बैठ के गया था। अब निक जूडी को बताता है कि वो DMV विच मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ मैमल व्हीकल, वहाँ पे कुछ लोगों को जानता है। अब ये दोनों DMV पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सब काम करने वाले स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स मतलब कि हर काम यहाँ पे बहुत स्लो हो रहा था और ये बात जूडी को बहुत इरिटेट करती है। अब फाइनली एक स्लॉट इनको नाम बताता है गाड़ी के ओनर का और ये दोनों फौरन निकल जाते हैं उसके घर पे। अब वहाँ पर पहुँच के इनको वो व्हाइट कार तो मिल जाती है जिसमें एमिट गया था। व्हाइट कार एंटर करने के बाद जूडी को वहाँ पर एमिट के होने के निशान मिल जाते हैं और साथ ही साथ निक को पता चलता है कि ये गाड़ी है मिस्टर बिग की। मिस्टर बिग यहाँ ज़ूटोपिया के सबसे बड़े डॉन थे और यहाँ पर मिस्टर बिग के कुछ लोग आते हैं और जूडी और निक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब अंदर जाने पर जूडी को लगता है कि मिस्टर बिग कोई बहुत ही बड़ा मैमल होगा, शायद कोई व्हाइट पोलर बियर, पर जब ये देखती है तो वो एक बहुत ही छोटा मैमल था, एक रैट। यहाँ पर मिस्टर बिग इन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में आने की। अब जूडी उनको बताती है कि बहुत से मैमल्स मिसिंग हैं और यहाँ पर मैं एमिट के बारे में पूछने आई हूँ, पर मिस्टर बिग उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके बाद मिस्टर बिग इन दोनों को क्रोकोडाइल लंच बनाने लगे थे, बट इससे पहले कि ऐसा होता मिस्टर बिग की बेटी आ जाती है। वो जूडी को देख के फौरन पहचान लेती है और साथ ही अपने फादर को बताती है कि कैसे जूडी ने मेरी एक बार जान बचाई थी। अब इसके बाद मिस्टर बिग इन दोनों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मिस्टर बिग इनको बताते हैं कि कैसे एमिट इनका फ्रेंड है और उन्होंने अपनी गाड़ी सिर्फ एमिट को बुलाने के लिए भेजी थी, बट पता नहीं एमिट को क्या हुआ और उसने ड्राइवर पे अटैक कर दिया। इसके बाद मिस्टर बिग इनको कहते हैं कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, पर शायद मेरा ड्राइवर जानता हो। अब यहाँ पर जूडी और निक जाते हैं ड्राइवर से बात करने के लिए। ड्राइवर पूरा दरवाजा नहीं खोलता घर का और बताता है कि मैं तो सिर्फ ड्राइव कर रहा था कि अचानक से एमिट ने मुझ पे बिल्कुल वाइल्ड होकर हमला कर दिया। अब ये दोनों जब घर में एंटर करने लगते हैं तो अचानक से ये ड्राइवर भी बहुत वाइल्ड हो जाता है। इसके बाद ये ड्राइवर इन दोनों पे अटैक करता है और यहाँ पर जूडी और निक भागते हैं, पर ये ड्राइवर इनके पीछे भागता रहता है। ये दोनों पहुंचते हैं एक ब्रिज पर और किसी न किसी तरीके से उस ड्राइवर को वहाँ पे फंसा देते हैं। यहाँ पर जूडी कॉल करती है पुलिस स्टेशन कि कोई मेरी मदद के लिए आए। जूडी के कॉल करने के बाद बोगो और अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। जब ये सब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पे ड्राइवर नहीं मिलता। यहाँ पर जूडी उन्हें हर बात समझाने की कोशिश करती है कि कैसे यहाँ के मैमल्स वाइल्ड हो रहे हैं, पर बोगो को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। वो कहता है कि तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया है और तुम एक कॉप बिल्कुल भी नहीं बन सकती, तुम फेल कर चुकी हो। यहाँ पर निक को बहुत गुस्सा आता है और वो बोगो कहता है कि यहाँ पर जो काम आप 2 वीक्स में कर रहे थे वो आपने जूडी को सिर्फ 2 दिन में करने के लिए कैसे कह दिया, ये तो जस्टिस बिल्कुल ना हुआ। अब ये बात बोगो को समझ आ जाती है। इसके बाद निक कहता है कि अभी भी हमारे पास 10 घंटे हैं और वो वहाँ से जूडी के साथ चला जाता है।
अब निक फॉक्स को भी जूडी पे यकीन होने लगा था। अब इसके साथ ये दोनों निकल पड़ते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। रास्ते में निक जूडी को बताता है कि कैसे जब वो छोटा था उसको स्काउट्स में बहुत शौक था, लेकिन स्काउट ज्वाइन करने के बावजूद वहाँ पे कोई भी निक का यकीन नहीं करता था। अब इसके साथ निक को एक आइडिया आता है कि हम सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं, ऐसे हमें पता चल जाएगा कि एमिट और वो ड्राइवर कहाँ गया था। इस काम में मेयर की असिस्टेंट इन दोनों की बहुत मदद करती है और सीसीटीवी फुटेजेस से इनको पता चल जाता है कि वो ड्राइवर और एमिट एक असाइलम के पास गए थे और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा वुल्व्स थे। इसके बाद निक और जूडी उस असाइलम के पास जाते हैं और इनको पता चलता है कि जितने भी मिसिंग मैमल्स थे वो सब के सब यहाँ हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से ये सारे वाइल्ड हो रहे थे। अब यहाँ पर अचानक से इन दोनों को नजर आते हैं मेयर। वो निकलकर एक डॉक्टर से बात कर रहे थे कि आखिरकार ये सारे एनिमल्स वाइल्ड क्यों हो रहे हैं, और वो डॉक्टर बताते हैं कि ये एक जेनेटिकल मसला है, जिनकी जीन्स के अंदर शिकारी डीएनए है वो सब वाइल्ड हो रहे हैं। अब ये सारी बातें जूडी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, बट यहाँ पर ऐसा होता है कि जूडी के पेरेंट्स की कॉल आ जाती है। रिंगटोन बजने से वहाँ पे मेयर सब गार्ड्स को कहता है कि जाके देखो यहाँ पर कौन आया है। अब यहाँ पर निक और जूडी खुद को बचाने के लिए खुद को फ्लश कर लेते हैं और फौरन जाते हैं बोगो के पास। वहाँ पर अब बोगो सारी टीम को लेकर उस असाइलम के पास पहुँचता है और मेयर को पकड़ लेता है। इसके बाद ये बात हर जगह फैल जाती है कि जो शिकारी जानवर हैं वो ही सिर्फ ऐसे अजीब हो रहे हैं, और इसके बाद सारे शिकारी जानवरों से दूर रहने लगते हैं और ना ही कोई उनके पास जाता है। अब कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर जूडी सबको ये बात दोबारा रिपीट करती है और बताती है कि वाइल्ड एनिमल सिर्फ शिकारी जानवर हैं। यहाँ पर ये बात जब निक सुनता है तो उसको बहुत अफसोस होता है। वो जूडी से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, क्या मैं भी बदल गया हूँ। अब इसी सब वजह से निक जूडी को छोड़कर चला जाता है और जूडी बहुत अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे वो बोगो के पास जाती है और कहती है कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ, अब मैं ये जॉब नहीं कर सकती। यहाँ पर जूटोपिया का मेयर भी चेंज हो चुका था। अब चली जाती है जूडी अपने पेरेंट्स के पास और वहाँ पे कैरेट फार्मिंग दोबारा स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर जूडी को फार्म के पास कुछ फ्लावर्स नजर आते हैं जिनके बारे में उसके फादर बताते हैं कि ये नाइट हॉलर्स हैं और ये इसलिए लगाए जाते हैं कि फार्मिंग सेफ रहे और अगर कोई जानवर इनको सूंघ ले तो मर भी सकता है। अब यहाँ पर जूडी को समझ आ जाता है कि एमिट और बाकी सारे वाइल्ड एनिमल्स नाइट हॉलर्स के बारे में बात कर रहे थे और ये यहाँ से कुछ बेरीज लेके चली जाती है निक के पास और उसको जाके कहती है कि शायद वो मदद करे। जूडी यहाँ निक को बताती है कि कैसे ये फ्लावर सूंघने से जानवर वाइल्ड हो सकते हैं। अब ये दोनों चलते हैं उस थीफ के पास जिसने ये फ्लावर्स चुराए थे। वो थीफ इनको बताता है कि एक आदमी ने इसको पे किया था ताकि ये फ्लावर्स चुराए। अब इसके बाद जूडी और निक इस थीफ के बताए हुए एड्रेस पे चले जाते हैं। वहाँ पर जाके इनको नजर आती है एक ट्रेन और वहाँ पर ब्लू फ्लावर्स के बहुत सारे प्लांट्स थे और वहाँ पे कुछ गन्स भी थी। अब ये दोनों छुप के देखते हैं कि वहाँ पर एक शीप आती है और एक गन प्रिपेयर करती है और अगर उस गन से किसी को शूट किया जाए तो वो फौरन वाइल्ड हो जाएगा। यहाँ पर जूडी प्लान करती है कि इस पूरी की पूरी टीम को लेके जाया जाएगा बोगो के पास और ऐसे करने के चक्कर में वो सारी शीप गार्ड्स इनके पीछे लग जाती हैं। अब ये ट्रेन चलती है और इनकी फाइट भी शुरू हो जाती है, बट ये दोनों लड़ते लड़ते ट्रेन से बाहर निकलते हैं और ट्रेन हो जाती है ब्लास्ट, जिसके साथ सारा का सारा एविडेंस भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर जूडी बहुत उदास होती है और निक उसे बताता है कि उसने वो गन छुपा ली थी और वो गन बिल्कुल सेफ है। अब इसके बाद ये दोनों निकलते हैं बोगो के पास ताकि उसको गन दिखाई जा सके, पर इससे पहले कि ये बोगो के पास पहुंचते नई मेयर इनके पास आती है। ये नई मेयर वही शीप थी जो कि हमारे पुराने मेयर की असिस्टेंट थी। अब यहाँ पे जूडी थोड़ी परेशान होती है और पूछती है कि आपको कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले थे और गन दिखाने लगे थे, और यहाँ पर इनको पता चलता है कि यही शीप की हेड है और यही सब करवा रही है। इसके बाद ये असिस्टेंट अपने सारे गार्ड्स को इनके पीछे लगा देती है और भागते भागते जूडी और निक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। यहाँ पर ये असिस्टेंट आती है और इनको बताती है कि कैसे ये सारा प्लान उसी का था और उसी ने ये गन खुद बनाई है। वो सारी बातें खुद कन्फेस करती है। वो खुद कहती है कि वो चाहती थी कि सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ से निकल जाएं ताकि सारे छोटे मैमल्स ही बस जूटोपिया में रहें, और इसके बाद वो गन लेकर निक को शूट कर देती है। यहाँ पर थोड़ी ही देर में निक भी वाइल्ड हो जाता है
और वो जूडी को अटैक करने लगता है। यहाँ पर हम सब बहुत परेशान होते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि ये तो एक्टिंग थी। जिस गन से निक को शूट किया गया था उसमें वो नाइट हॉलर नहीं बल्कि फार्म से लाई हुई जूडी की बैरी थी और यहाँ पर बोगो आकर इन सबको अरेस्ट कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे इसका एंटीडोट भी बन चुका है और पुराना मेयर भी वापस आ गया है। वो मेयर बताता है कि मैं तुम लोगों को ये सारी बात पहले भी बताना चाहता था, पर तुम में से किसी ने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया और आहिस्ता आहिस्ता सारे वाइल्ड एनिमल्स ठीक होने लगे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जूडी को सबके सामने एक प्राइज मिला है और निक ने भी कॉप फोर्सेस ज्वाइन कर ली है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स और असिस्टेंट हैं। अब यहाँ पे दोबारा ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ बोगो सबको मिशंस दे रहा है और इस बार भी जूडी और निक को सबसे बेकार काम दिया गया था टिकट्स का ही। और यहाँ पर दिखाते हैं कि ये दोनों काम करते हैं और यहाँ पर एक ओवर स्पीडिंग कार आती है जो कि चला रहा था एक स्लॉथ, यानी कि वो एनिमल जो कि सबसे स्लो है ओवर स्पीडिंग कर रहा था। और इसी जोक के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।